हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जानते हैं। और जिस तरह हमने बाकी सारे चार्टर एक्ट्स और इंडियन काउंसिल एक्ट्स को समझा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को भी हम 6 मेन हेडिंग से समझेंगे। बैकग्राउंड, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और लास्ट में हम इस एक्ट का असेसमेंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ था तो उसके पास होने से पहले के कुछ सालों में कौन कौन सी मेजर घटनाएं हुई थी, क्योंकि उन घटनाओं का प्रभाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पर ज़रूर पड़ा होगा। और इस तरह हम उन घटनाओं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजंस को आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। और ये वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला। और इस दौरान इंडियंस ने ब्रिटेन को हर तरह से सपोर्ट किया। और इस सपोर्ट के बदले इंडियंस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के लोगों की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेगी। बट इंडिया के लोगों की डिमांड्स क्या होंगी ये डिसाइड हुआ 1916 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जॉइंट सेशन किया। इसी जॉइंट सेशन में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। इस पैक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या चाहिए। तो लखनऊ पैक्ट साइन हो गया और इसके अगले ही साल 1917 में नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेगू ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिक्लेरेशन दिया, जिसे ऑगस्ट डिक्लेरेशन या फिर मॉन्टेगू डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इस डिक्लेरेशन में मॉन्टेगू ने कहा कि अब इंडिया के लिए ब्रिटिश पॉलिसीज का गोल होगा ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इस डिक्लेरेशन को ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगस्त डिक्लेरेशन से पहले ब्रिटिश पॉलिसी थी कि इंडियन लॉ मेकिंग में इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। और अब मॉन्टेगू जो है वो एक स्टेप आगे बढ़कर ये कह रहे हैं कि ये इस दिशा में काम करेंगे कि आने वाले समय में भारत की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बने। तो ये डिक्लेरेशन हुआ, उसके अगले ही साल फर्स्ट वर्ल्ड वार भी एंड हो गया और उसके नेक्स्ट ईयर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। पहली बार किसी एक्ट में प्रियम्बल देखने को मिला। इसके प्रियम्बल में लिखा था कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। यानी अगस्त डिक्लेरेशन को एक बार फिर से रीअफर्म किया गया था यहाँ पर। बट यहाँ पर यह भी लिखा था कि इंडिया जो है वो स्टिल ब्रिटिश एम्पायर का इंटीग्रल पार्ट रहेगा। मतलब लॉन्ग टर्म में ये भारत के लोगों की सरकार तो बनवाएंगे, बट ये जो सरकार बनेगी ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट को ही रिपोर्ट करेगी। तो ये था बैकग्राउंड। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल किसके हाथ में था। तो इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल अभी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ही हाथों में था, जो कि ब्रिटेन में रहते थे। वाइसरॉय की मदद से ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। और क्योंकि उस समय वाइसरॉय थे केम्सफोर्ड और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मॉन्टेगू, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई चेंजेस हुए? ये जानने से पहले हम ये देखेंगे कि लखनऊ पैक्ट में इससे रिलेटेड कोई डिमांड थी कि नहीं। देखो, लखनऊ पैक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने यह आपत्ति जाहिर की थी कि भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी आप इंडियन फंड से क्यों देते हो? भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो ब्रिटेन का कैबिनेट मिनिस्टर है, तो उसकी सैलरी तो कम से कम ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुद देनी चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भाई, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है दो तरह के काम करता है। एक तो वो जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और दूसरा काम है एजेंसी वर्क, जिसे आप कह सकते हो कि वो वर्क जो आज की डेट में कोई भी एम्बेसी करती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम इंडियन फंड से सैलरी इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि ये एजेंसी वर्क कर रहा है, और एजेंसी वर्क कैबिनेट मिनिस्टर का काम थोड़ा ना है, और अगर आपको इससे दिक्कत है तो हम इसको चेंज कर देते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लंदन में एक नया ऑफिस क्रिएट किया जिसका नाम था हाई कमीशन ऑफ इंडिया। और अब जो एजेंसी वर्क था उसको हाई कमीशन ऑफ इंडिया में डाल दिया, जबकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता रहेगा। यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और हाई कमीशन ऑफ इंडिया दोनों को सेपरेट कर दिया। इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो सैलरी है वो अब ब्रिटिश सरकार दे देगी, बट हाई कमीशन ऑफ इंडिया की सैलरी अभी भी इंडियन फंड से ही पे की जाएगी। तो देखा जाए तो लखनऊ पैक्ट की इस डिमांड को काफ़ी हद तक मान लिया गया। तो ये थे कंट्रोल इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चेंजेस। अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंजेस हुए कि नहीं। बट पहले देखते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या स्थिति थी।
देखो, ये आपको पता है कि वाइसरॉय के पास ऑर्डिनेंस पावर पहले से थी, इनफैक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स थे, जिनमें एक इंडियन अलाउड था। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में यहाँ कोई चेंजेस हुए? जी हाँ, यहाँ पर चेंजेस हुए। देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए। यहाँ जो मेजर चेंज था वो ये कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब एक नहीं बल्कि 3 इंडियंस अलाउड थे। हालांकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के टोटल मेंबर्स अभी भी 6 ही थे। तो ये थे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चेंजेस। अब देखते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंजेस हुए। बट पहले देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या स्थिति थी। आप देख सकते हैं कि एक वाइसरॉय और 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स के अलावा कुछ एडिशनल मेंबर्स हुआ करते थे, जिनकी संख्या मिनिमम 16 और मैक्सिमम 60 हो सकती थी। हालांकि स्टार्टिंग से ही इसको 60 ही रखा गया। इन एडिशनल मेंबर्स में कुछ ऑफिशियल्स होते थे और कुछ नॉन ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स मतलब वो लोग जो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज या फिर मिलिट्री सर्विसेज में किसी पद पर काम कर रहे होते थे। ऑफिशियल्स को वाइसरॉय नॉमिनेट करता था और इनकी संख्या थी 28, जबकि नॉन ऑफिशियल्स 32 हुआ करते थे। और ये जो नॉन ऑफिशियल थे ये 4 जगहों से आते थे। 5 को वाइसरॉय नॉमिनेट करता था, 13 स्पेशल इलेक्टोरेट के थ्रू, 12 प्रोविंशियल असेंबलीज से और 2 आते थे कलकत्ता और बॉम्बे के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इलेक्ट होकर। एक बार देखते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के मेंबर्स को लेकर लखनऊ पैक्ट में क्या क्या डिमांड्स थी। ओके, लखनऊ पैक्ट में कहा गया था कि एडिशनल मेंबर्स कम हैं, इन्हें बढ़ाकर 150 कर देना चाहिए, जिनमें कम से कम 75 जो है वो इंडियंस होने चाहिए और इन 75 के 1/3 मुस्लिम होने चाहिए। मतलब यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर ये एग्री किया था कि मुस्लिम्स को 1/3 सीट्स यानी 25 सीट्स पर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाना चाहिए। तो ये तो थी इंडियंस की डिमांड। चलिए आप देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक्चुअली में चेंजेस क्या क्या हुए। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाइकैमरल कर दिया गया, यानी अब यहाँ पर 2 हाउसेस बना दिए गए, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली को कहा गया लोअर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट को कहा गया अपर हाउस। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कोशिश ये की जा रही थी कि इंडिया में ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल पर लेजिस्लेचर को मोल्ड किया जाए। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की संख्या रखी गई 145 और काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स की संख्या रखी गई 60। लखनऊ पैक्ट में तो बस 150 मेंबर्स की बात हुई थी और यहाँ पर 205 मेंबर्स कर दिए गए थे। तो देखा जाए तो लखनऊ पैक्ट की डिमांड को मान लिया गया था। बट लखनऊ पैक्ट में एक डिमांड और भी थी और वो डिमांड थी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की टर्म को 5 साल के लिए लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स की टर्म को 5 साल भी कर दिया गया। तो लखनऊ पैक्ट की ये डिमांड भी मान ली गई। हालांकि लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स की टर्म को 3 साल ही रखा गया। अब जो है हम इस बाइकैमरल स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, इन दोनों में कुछ मेंबर्स इलेक्ट होते थे और कुछ नॉमिनेटेड। लेजिस्लेटिव असेंबली में 41 नॉमिनेटेड और 104 इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, जबकि काउंसिल ऑफ स्टेट में 33 इलेक्टेड होते थे और 27 नॉमिनेटेड। और लेजिस्लेटिव असेंबली में ये जो आप 41 नॉमिनेटेड मेंबर्स दिख रहे हो, इनमें भी कुछ ऑफिशियल्स थे और कुछ नॉन ऑफिशियल्स। और इसी तरह काउंसिल ऑफ स्टेट के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी कुछ ऑफिशियल्स होते थे और कुछ नॉन ऑफिशियल। और अगर नंबर्स की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 15 नॉन ऑफिशियल्स और 26 मेंबर्स होते थे ऑफिशियल, जबकि काउंसिल ऑफ स्टेट में 10 नॉन ऑफिशियल और 17 नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स थे। अब देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स को। ये आते थे 6 जगहों से इलेक्ट होकर। 52 इलेक्ट होकर आते थे जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, 30 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से और 9 सीट्स रिजर्व थी यूरोपियंस के लिए, 7 लैंडलॉर्ड्स के लिए, 4 इंडियन कॉमर्स के लिए और 2 सीट्स सिखों के लिए। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में मुस्लिम्स के साथ साथ सिखों और यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। अब देखते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के इलेक्टेड मेंबर्स को। यहाँ पर जनरल सीट्स थी 15, इसके अलावा 11 सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी, 3 यूरोपियंस के लिए और 3 मेंबर्स चुनकर आते थे बॉम्बे, बंगाल और बर्मा के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और 1 सीट सिख कम्युनिटी के लिए रिजर्व की गई थी। यानी टोटल इलेक्टेड सीट्स हुई 104 + 33 यानी 137 और इन सीट्स में से यूरोपियंस के लिए 12 सीट्स रिजर्व थी। तो अगर हम देखें कि इंडिया के लोगों के लिए कितनी इलेक्टेड सीट्स थी तो वो होगा टोटल इलेक्टेड सीट्स माइनस टोटल इलेक्टेड यूरोपियंस की सीट्स, यानी 137 - 12 ये हो गई 125। यानी इंडियंस के लिए
टोटल 125 सीट्स पर चुनाव होना था सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए, और इनमें से 41 सीट्स पर मुस्लिम कैंडिडेट्स को चुना जाना था सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू। यानी हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम्स के लिए 1/3 इंडियन सीट्स रिजर्व कर दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, और ये भी तो वन ऑफ द डिमांड थी लखनऊ पैक्ट की, तो ये डिमांड भी पूरी हो गई। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, इन दोनों के फंक्शंस में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं था एक्सेप्ट वन डिफरेंस, और वो डिफरेंस ये था कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वोट सप्लाई की पावर थी और काउंसिल ऑफ स्टेट के पास ये पावर नहीं थी। वोट सप्लाई का मतलब क्या है? वोट सप्लाई का मतलब ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के पास ये पावर थी कि वो गवर्नमेंट के खर्चों के प्रपोजल्स पर एग्री या फिर डिसएग्री कर सकते हैं। और हाँ, अब क्या है कि किसी भी बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट दोनों से पास होना ज़रूरी था एक लॉ बनने के लिए। बट ये भी तो पॉसिबल है कि एक हाउस उस बिल को पास करने के लिए रेडी है बट दूसरा नहीं, यानी किसी तरह की कोई डेडलॉक की सिचुएशन हो सकती थी। तो ऐसे डेडलॉक्स को रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट कमिटीज़, जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस और जॉइंट सिटिंग्स का प्रोविज़न किया गया। तो ये तो हुए वो चेंजेस जो सेंट्रल लेजिस्लेचर में हुए। अब देखते हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंजेस हुए। बट पहले देखना होगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या स्थिति थी। हमने ये ऑलरेडी देखा था कि 1909 के समय में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर 7 जगहों पर थी। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि सभी प्रोविंसेस में एडिशनल मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया गया था, और यहाँ पर भी एडिशनल मेंबर्स जो थे वो नॉमिनेटेड भी हो सकते थे और इलेक्टेड भी। अब देखते हैं कि चेंजेस क्या क्या हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। पहला चेंज तो ये हुआ कि यहाँ पर 2 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और ऐड की गई, बिहार एंड उड़ीसा और सेंट्रल प्रोविंस। इसके अलावा अब जो है ये कहा जा रहा था कि हर एक प्रोविंस में जो मेंबर्स इलेक्ट होकर आएंगे उनमें 3 से 4 मेंबर्स को मिनिस्टर बना दिया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी। डायरकी का मतलब होता है डबल गवर्नमेंट। बट कैसे, ये डबल गवर्नमेंट कैसे इंट्रोड्यूस हो गई ये हम समझेंगे। बट ये समझने के लिए थोड़ा पीछे से शुरुआत करनी होगी। हमें देखना होगा कि 1919 से पहले क्या हो रहा था। देखो, हमने देखा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ये पावर दी थी कि वो अपने अपने प्रोविंसेस के लिए लॉज बना सकते हैं। बट फिर भी साल 1919 तक ये एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था कि किसी सब्जेक्ट पर लॉ जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाएगा या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मद्रास प्रेसिडेंसी में रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड लॉ बनाना है। अब ये लॉ मद्रास प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाएगी या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो 1919 से पहले क्लियर डिवीज़न ना होने की वजह से इस तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो जाया करती थी। इसीलिए यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक चेंज किया गया। यहाँ पर सेंटर और प्रोविंस के बीच का जो ये लफड़ा है इसको ख़त्म कर दिया गया। सभी सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट्स ऑल इंडिया इंटरेस्ट के थे या जिनमें पाया गया कि देश में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट्स को सेंट्रल सब्जेक्ट की लिस्ट में डाल दिया गया। फॉर एग्जांपल डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल रिलेशंस, करेंसीज, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स जैसे 47 सब्जेक्ट जो थे वो सेंट्रल सब्जेक्ट्स के पार्ट बन गए। इसके अलावा 50 प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट पर लॉज जो है वो गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलकर बनाती थी, और आपको पता ही है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स हुआ करते थे, जबकि ट्रांसफर सब्जेक्ट पर गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर्स मिलकर लॉ बनाते थे। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये प्रोविज़न था कि इलेक्टेड मेंबर्स में से 3 या 4 मेंबर्स को मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो ये मिनिस्टर्स और प्रोविंस का गवर्नर मिलकर ट्रांसफर सब्जेक्ट पर लॉ बनाते थे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 लॉ मेकिंग बॉडीज़ बन गई हैं, एक गवर्नर प्लस मिनिस्टर और दूसरी गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स। इसका मतलब ये कि हर एक प्रोविंस के लिए ये दोनों बॉडीज़ लॉ बना रही हैं। एक लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो रिजर्व सब्जेक्ट पर लॉ बना रही है और दूसरी लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट पर लॉ बना रही है। तो इस तरह हमें प्रोविंस लेवल पर डबल गवर्नमेंट देखने को मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और इसीलिए हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो ये तो हुए वो चेंजेस जो कि प्रोविंशियल लेवल पे हुए। अब देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का एक छोटा सा असेसमेंट। देखो, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हुई कि इस एक्ट की वजह से हमारे देश में पहली बार 1920 में डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिले।
जिसके थ्रू सेंट्रल लेजिस्लेचर के 65% और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के 70% मेंबर चुने गए। हालांकि यहाँ पर जो वोटर थे वो बहुत कम थे, क्योंकि हर कोई वोट नहीं कर सकता था। वोटर बनने के लिए जो क्राइटेरिया थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। एजुकेशन और रेवेन्यू से रिलेटेड क्राइटेरियाज थे जो कि हर कोई फुलफिल नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से अराउंड 17,000 लोग ही एलिजिबल वोटर थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये भी कहा गया कि इस एक्ट में दिए गए प्रोविजंस द्वारा जो चेंजेस हो रहे हैं उसका जो असर हो रहा है उस पर स्टडी करने के लिए 10 साल के बाद एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। हालांकि ये कमीशन थोड़ा जल्दी ही अपॉइंट कर दिया गया था और ये कमीशन था साइमन कमीशन। इसी एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन को भी अपॉइंट किया गया था। ये भी एक बड़ा चेंज था। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट की इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये वो कारण था जिसकी वजह से गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अचानक से स्टॉप करना पड़ा। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था ब्रिटिश इंडिया की यूनाइटेड प्रोविंसेस में। यूनाइटेड प्रोविंसेस बेसिकली वो एरिया है जहाँ पर आज की डेट में उत्तर प्रदेश है। चौरी चौरा एक छोटा सा टाउन है गोरखपुर के पास। हुआ क्या कि अगस्त 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया था और मूवमेंट को पूरा देश सपोर्ट कर रहा था। इसी दौरान चौरी चौरा में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भगवान अहीर ने 2 फरवरी 1922 को अपने कुछ साथियों के साथ बाजार में ज़रूरी चीज़ों की बढ़ी कीमत और शराब की बिक्री को लेकर एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। लोकल पुलिस ने इन प्रदर्शनकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। पहले तो इन लीडर्स को खूब पीटा गया और उसके बाद लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और चौरी चौरा पुलिस स्टेशन के लॉकअप में डाल दिया गया। लोगों तक जब ये बात पहुंची तो जनरल पब्लिक में इस बात का गुस्सा था कि यार पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। तो 4 फरवरी को यानी पिछले इंसिडेंट के 2 दिन के बाद जनरल पब्लिक ने पुलिस के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट निकाला। कुछ ही लोग इकट्ठा हुए थे तो पुलिस ने इस बात को इग्नोर कर लिया। बट अगले ही दिन 5 फरवरी को और ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए और मार्च करने लगे चौरी चौरा के मार्केट की तरफ। एक अनुमान के हिसाब से यहाँ पे 2 से 2,500 लोग इकट्ठा हुए थे और एक के बाद एक जितनी भी लिकर शॉप थी उन्हें जबरंग बंद करवा रहे थे। अब यहाँ पर पुलिस को तो इंटरफेयर करना ही था। भाई सीधी सीधी बात है, आप पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर दुकानें थोड़ा ना बंद करवा सकते हो। तो पुलिस ने तो एक्शन लिया और फिर से भयंकर लाठीचार्ज किया और लीडर्स को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। तो चौरी चौरा में जनता जो है वो पुलिस के इस रवैये से बेहद नाराज थी। जनता ने चौरी चौरा पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया और पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और साथ ही साथ ये भी डिमांड कर रहे थे कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो पुलिस ने सोचा ये आम जनता है, 2-4 हवा में फायरिंग करेंगे तो भाग खड़ी होगी। तो पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। बट जनता जो है वो पहले से तिलमिलाई हुई थी, तो गोलियों की आवाज़ सुनकर वो बेकाबू हो गई और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब होते देख पुलिस ने भी पब्लिक पर ओपन फायर करना शुरू कर दिया। सोचा कि 1-2 लोग मरेंगे तो शायद बाकी की भीड़ जो है वो भाग जाएगी। इस ओपन फायर में 3-4 लोग मर गए और पता नहीं कितनों को गोलियां लगी। और अब भीड़ जो है वो पुलिस की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देने के मूड में थी। भीड़ ने आगे बढ़कर पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया और जो पुलिस वाले यहाँ से बच के भागने की कोशिश कर रहे थे उनको भी उठाकर इस जलती हुई पुलिस चौकी में फेंकना शुरू किया और इस पूरे इंसिडेंट में 22 से 23 पुलिस वाले मारे गए। अब ब्रिटिश अथॉरिटी ने चौरी चौरा में सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया, मिलिट्री बुलाई गई। गांधी जी इस चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से बहुत ही निराश थे और 5 दिन का उपवास किया। ये 5 दिन का जो उपवास उन्होंने किया ये एक प्रायश्चित था, क्योंकि गांधी जी ने भी अपने आप को इस चौरी चौरा वायलेंस का दोषी माना था। और इसी के साथ साथ 12 फरवरी 1922 को उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी स्टॉप कर दिया, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि मूवमेंट तो तभी सफल हो सकता है जब लोग बिना वायलेंस किए हुए मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। और चौरी चौरा मूवमेंट ने तो ये प्रूव कर दिया था कि लोग जो हैं वो अभी मास मूवमेंट के लिए तैयार ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे रॉलेट एक्ट को। हम लोग बात करेंगे कि रॉलेट एक्ट कब आया, किस लिए आया, इंडियन नेशनलिस्ट ने इससे कैसे फाइट किया। उसके बाद हम लोग गांधी जी का सत्याग्रह डिस्कस करेंगे, जलियांवाला बाग ट्रेजिडी को डिस्कस करेंगे और फाइनली देखेंगे कि रॉलेट एक्ट को कब हटाया गया और किस लिए हटाया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि रॉलेट एक्ट को क्यों पास किया गया था। इंडिया के रॉलेट एक्ट के कनेक्शंस जुड़े हुए हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। तो चलिए देखते हैं कि कनेक्शन क्या है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था साल 1914 के जुलाई महीने में।
ब्रिटिशर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और ऐसे समय में उन्होंने इंडियन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने के लिए एक एक्ट बनाया जिसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। ये एक इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ था जिसका मतलब था कि ब्रिटिशर्स एक वॉर टाइम इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और ऐसे समय में किसी भी तरह की क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए उन्होंने कुछ हार्श तरीके बनाए थे। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को लागू किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने से वर्ल्ड वॉर के एंड होने के 6 महीने बाद तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था नवंबर 1918 में। ब्रिटिशर्स को पता था कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट अब 6 महीने में हटा दिया जाएगा। उनको इस बात की चिंता थी कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट हटाने के बाद इंडियन नेशनलिस्ट और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सर सिडनी रॉलेट के अंडर में एक कमेटी बनाई गई जिसका काम था इंडिया में पॉलिटिकल टेररिज्म को इवेल्युएट करना, स्पेशली पंजाब और बंगाल में। इस कमेटी का एक उद्देश्य ये भी था कि वो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स के जर्मन गवर्नमेंट और रशियन बोल्शेविक्स के बीच के लिंक्स को ढूंढे, साथ ही अपनी रिकमेंडेशंस दें इंडियन पॉलिटिकल टेररिज्म को खत्म करने के लिए। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंडियंस और जर्मन गवर्नमेंट्स के लिंक्स को एस्टेब्लिश कर दिया और मिलिटेंट नेशनलिज्म को कंट्रोल में रखने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड करने के लिए रिकमेंड किया। सो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड करने को ही रॉलेट एक्ट कहा जाता है। हालांकि रॉलेट एक्ट का ऑफिशियल नाम एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 है। ये एक्ट लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम पर आया था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था ब्रिटिशर्स के खिलाफ किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। अब देखते हैं कि रॉलेट एक्ट में किस किस तरह के प्राविधान थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन कौन सी एक्स्ट्रा पावर्स दी गई थी। पहले था कि पुलिस किसी भी जगह को बिना किसी वारंट के सर्च कर सकती थी, मतलब किसी भी घर में कभी भी पुलिस के छापे पड़ सकते थे और कोई भी छोटी मोटी चीज़ जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद के पोस्टर मिल जाए तो पुलिस उसके ऊपर एक्शन ले सकती थी। इसके अलावा शक के आधार पर लोगों को उठाकर जेल में डाल सकते थे मैक्सिमम 2 सालों के लिए। और स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए रॉलेट एक्ट से रिलेटेड जिसमें 3 जजेस की बेंच फैसला करती थी, जहाँ तुरंत फैसले किए जाते थे और एक बार आप गिल्टी मान लिए गए तो इसकी कहीं कोई अपील नहीं की जा सकती थी। लोगों को पब्लिकली इकट्ठे होने पर पाबंदी लग गई। कोई भी फेस्टिवल्स हो या कोई मेला हो, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। किसी तरह का कोई पीसफुल प्रोटेस्ट भी अलाउड नहीं था। अब देखते हैं कि इंडियंस ने रॉलेट एक्ट पर कैसे रिएक्ट किया। सबसे पहले वाइसरॉय की काउंसिल में जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में रिजाइन कर दिया और अपनी सीट छोड़ दी। उनमें से कुछ प्रमुख नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, मजहर उल हक, मदन मोहन मालवीय और बीएन शर्मा। रॉलेट एक्ट को लेकर आम लोगों के मन में एक गुस्से की लहर दौड़ गई थी। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो इस एक्ट के अगेंस्ट फाइट करेंगे एक पीसफुल तरीके से। गांधी जी ने 24 फरवरी 2019 में बॉम्बे में सत्याग्रह सभा शुरू की। जगह जगह सत्याग्रह सभाएं की गई और इसके बाद शुरू हुआ सत्याग्रह का नेक्स्ट फेज, जब 6 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल कर दी गई। सब वैसे ही हो रहा था जैसे कि गांधी जी ने प्लान किया था, बट तभी अमृतसर से खबर आई कि पंजाब के बड़े लीडर्स सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को पुलिस पकड़ कर ले गई है। ये 9 अप्रैल की खबर थी। इस खबर के बाद अमृतसर में माहौल ख़राब होते देर नहीं लगी। लोगों ने ब्रिटिशर्स के निशान वाली हर एक चीज़ को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उनकी बिल्डिंग्स पर पत्थरबाजी हुई, उनके झंडे जला दिए गए। ये देखते हुए पंजाब में 11 अप्रैल को मार्शल लॉ लगा दिया गया और पंजाब की जिम्मेदारी जनरल डायर को दे दी गई। लेकिन इन सब बातों से अनजान 13 अप्रैल को अमृतसर और उसके आसपास के गांव के लोग बैसाखी के पर्व पर जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। 10-15 हज़ार लोगों के एक साथ इकट्ठे होने की खबर को सुनकर जनरल डायर ने अपने ट्रूप्स को ओपन फायरिंग करने का ऑर्डर्स दे दिया, जिसमें हज़ारों निहत्थे लोग मारे गए। इस मास मैसेकर को जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। गांधी जी देश में फैले हुए इस वॉयलेंस से बहुत निराश हुए। खासकर बंगाल, पंजाब और गुजरात में लोगों ने सत्याग्रह को शांतिपूर्ण तरीके से ना करके वहाँ पर लड़ाई झगड़े किए। इस बात ने गांधी जी को बहुत आहत कर दिया। इसीलिए 18 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया। इसके 3 साल के बाद रिप्रेसिव लॉज कमेटी की रिपोर्ट्स के बेस पर साल 1922 में ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट को खुद वापस ले लिया। उस समय के वाइसरॉय थे लॉर्ड रेडिंग।